नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। पहले भाग में हम लोगों ने कक्षा 10 विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय शुरू किया था और वहां पर हम लोगों ने पाचन तंत्र की शुरुआत की थी। और इस पाचन तंत्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि 7 प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने मुख, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय तक की चर्चा कर ली थी। ठीक है, 4 भागों की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी पहले वीडियो के अंदर, और आमाशय यहां तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। इसके आगे, इसके बाद में 3 भाग और हैं, 3 पाचन अंग और हैं इसके पाचन तंत्र के। एक है अपना छोटी आंत, एक आता है बड़ी आंत और एक आता है मल द्वार। ठीक है साथियों, अब आमाशय तक की हम लोगों ने चर्चा की थी। आमाशय का जो प्रथम भाग था वो भाग था जठरागम भाग, जिसको हम लोगों ने कार्डियक भी बोला था। ठीक है, 2 नंबर का भाग या जिसको मध्य भाग कहते हैं वो था अपना फंडिस। ठीक है, और जो तीसरा है वो था जठर निर्गमी भाग। कौन सा भाग था? जठर निर्गमी भाग। देखो, ये आमाशय का अंतिम हिस्सा है। आमाशय का अंतिम हिस्सा कौन है? जठर निर्गमी भाग। और इसके जस्ट बाद में अगला पाचन अंग कौन सा है? छोटी आंत। कौन सा है? छोटी आंत। तो अपन छोटी आंत की शुरुआत कहां से कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आमाशय का अंतिम सिरा जठर निर्गमी भाग छोटी आंत में खुलता है। यहां से हम अपनी छोटी आंत की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी आंत। देखिए, छोटी आंत। ठीक है, जो शुरुआत की थी उसी से अपन लिखना शुरू करते हैं। क्या? आमाशय का अंतिम सिरा जठर निर्गमी भाग छोटी आंत में खुलता है। कहां खुलता है? छोटी आंत में खुलता है। ठीक है भाई, यह लगभग 7 मीटर लंबी होती है। 7 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है भाई? 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अगला बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे थोड़ा आराम से आगे के भाग में। देखिए, क्या भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण यही होता है। यही होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण अगर कहीं पर होता है तो वो कहां होता है? छोटी आंत में होता है। मैं आपको आगे कुछ पाचन ग्रंथियां पढ़ाऊंगा जहां से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। वो सब के सब एंजाइम अपना काम करते कहां पर है? जाकर छोटी आंत में करते हैं। कहां करते हैं? छोटी आंत में। ठीक है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे अभी। तो देखिए, अगला बिंदु इसका क्या है? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 3। सबसे पहला जो भाग है वो भाग होता है ग्रहणी। कौन सा भाग होता है? ग्रहणी। सबसे पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी। ठीक है भाई।
दूसरा जो भाग जिसकी अपन बात करेंगे वो होता है अग्र क्षुद्रांत। कौन सा होता है? अग्र क्षुद्रांत। और तीसरा जो भाग है वो होता है अपना क्षुद्रांत। कौन सा होता है? क्षुद्रांत। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों पे चर्चा करते हैं। यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। अगला बिंदु, यहां पर रासायनिक पाचन, कैसा पाचन? रासायनिक पाचन सर्वाधिक होता है। कैसा पाचन होता है? रासायनिक पाचन। किसके द्वारा भाई? एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। ठीक है, यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है और रासायनिक पाचन सर्वाधिक कहां होता है? ग्रहणी के अंदर। ठीक है, चलिए अग्र क्षुद्रांत क्या है? ग्रहणी में पचित भोजन के रस का अवशोषण यहीं पर होता है। यहीं पर होता है। ठीक है, और अगला जो भाग है क्षुद्रांत, उसमें क्या है? एक बिंदु इसमें और है कि ये जो भोजन के रस का अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो यहां लिख सकते हैं आंत्र कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? आंत्र कोशिकाओं द्वारा। ठीक है भाई, आगे अपन चलते हैं। यहां पर आहार रस का अवशोषण होता है मुख्य रूप से पित्त लवण का। किसका होता है? पित्त लवण का। और किसका? जिनका अवशोषण अग्र क्षुद्रांत में नहीं हुआ है उनका कहां होगा? क्षुद्रांत में होगा। कहां होगा? क्षुद्रांत में। और इसका काम क्या है? शेष अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देता है। क्षुद्रांत का काम क्या है? शेष जो भोजन, देखो यहां सबसे ज्यादा पाचन हो गया, उसके बाद यहां क्या हो गया? जितना भी अवशोषण होना था वो हो चुका, लेकिन कुछ एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका अवशोषण अग्र क्षुद्रांत में भी नहीं होता, उनका कहां हो जाता है? क्षुद्रांत में। अब क्षुद्रांत क्या करता है? जो अब बचा हुआ माल है उसको कहां भेजेगा? बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, और बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे अभी। तो देखिए यह है अपनी छोटी आंत। ठीक है ना। अब आमाशय का अंतिम सिरा जठर निर्गमी भाग छोटी आंत में खुलता है। यह लगभग 7 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर? 7 मीटर। भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण कहां पर होता है? यहीं पर होता है। और इसके ये कितने भाग हैं? 3 भाग। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे चलते हैं अपन। अब देखिए
छोटी आंत का कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब छोटी आंत के बाद में पाचन तंत्र का जो अगला पाचन अंग है उसका काम शुरू होगा। ठीक है, तो अगला पाचन अंग कौन सा है? आता है अपना बड़ी आंत। कौन सा है? बड़ी आंत। ठीक है, अभी देखिए जस्ट हम लोगों ने शुद्रांत में एक चीज पढ़ी थी कि जो बचा कुचा हिस्सा है भोजन का वो शुद्रांत कहाँ भेजता है? बड़ी आंत में भेजता है। कहाँ भेजता है? बड़ी आंत में भेजता है। तो देखिए बड़ी आंत यहां पर कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो शेष बचे अपचित भोजन का किण्वन करते हैं। क्या करते हैं? किण्वन। अब किण्वन की प्रक्रिया क्यों होती है? मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत कोई पोषक तत्व जो जटिल अवस्था में अभी रहा हुआ है या जिसका पाचन अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका जो पाचन है मतलब पाचन का अंतिम हिस्सा जो है वो कहां पर होगा? अपना बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में पाचन कौन सी क्रिया द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रिया? किण्वन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, यानी बड़ी आंत में अगर कोई ऐसा पोषक तत्व जो शेष रह चुका है, इसका पाचन नहीं हुआ है, उसका पाचन किस क्रिया द्वारा होगा? किण्वन के द्वारा। ठीक है, अब बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग। सबसे पहला जिसको अपन कहते हैं अंधनाद। क्या कहते हैं? अंधनाद। ठीक है भाई। दूसरा अपना होता है बृहदांत। क्या होता है? बृहदांत। और तीसरा जो है वो होता है मलाशय। ठीक है, अंधनाल, बृहदांत और मलाशय। ठीक है, अब अंधनाल क्या है? आहार रसावशोषण तथा अपचित भोजन को बृहदांत में भेज देती है। कहां भेज देती है भाई? बृहदांत में भेज देती है। अब बात करते हैं वृद्धांत की। इस वृद्धांत के सबसे पहली चीज, ये जो वृद्धांत होती है वो लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 1.3 मीटर लंबी। दूसरी चीज, यह उल्टे यू आकार की होती है। उल्टे यू आकार की होती है। कैसी होती है भाई? उल्टे यू आकार की होती है। अब इस वृद्धांत के कुछ हिस्से हैं छोटे बड़े, जिनमें सबसे पहला होता है आरोही वृद्धांत। कौन सा? आरोही वृद्धांत लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है अनुप्रस्थ वृद्धांत। अनुप्रस्थ का मतलब सीधा। ये लगभग अपना 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अवरोही वृद्धांत। कौन सा वृद्धांत? अवरोही वृद्धांत। और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और जो अंत में होता है उसका नाम होता है सिग्माकार वृद्धांत। क्या होता है? सिग्माकार वृद्धांत। और इसकी लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, यहाँ पर जो अपचित भोजन होगा अब जो वो डायरेक्ट कहां पर आएगा? अब मलाशय के अंदर।
कहाँ आएगा? मलाशय के अंदर। ये तीसरा भाग है किसका? बड़ी आंत का। ठीक है, यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और इसके आगे का 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा भाग क्या कहलाता है? गुदा नाल कहलाता है। गुदा नाल कहलाता है। ठीक है भाई, अब मलाशय के अंदर क्या इकट्ठा है? मल इकट्ठा है, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ, भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ आएगा? मलाशय में एकत्रित होता जाएगा। उसके बाद मलाशय की दीवारों पर क्या पड़ेगा? दाब पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जैसे जैसे मल इकट्ठा होगा, और उसके बाद लास्ट में मल द्वार से उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये कौन सा भाग है? 6 नंबर का भाग है पाचन तंत्र का। और 7वां हिस्सा कौन सा होता है? मल द्वार। बस कौन सा होता है? मल द्वार, जहां से मल का त्याग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना पाचन तंत्र पूर्ण हो चुका है। अब अपन आगे बात करेंगे कि इस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां होती है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये पाचन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। एक बार आपको सभी जो ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद इस पूरे पाचन तंत्र को अपन चित्र द्वारा एक बार वापस से समझेंगे ताकि हर पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। लार ग्रंथि सबसे पहली है पाचन ग्रंथि। कौन सी है? पाचन ग्रंथियां। और पाचन ग्रंथियों में सबसे पहली कौन सी आती है? लार ग्रंथि। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आपके माइंड में आ भी चुका होगा। लार ग्रंथि नाम लेते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? मुंह में, क्योंकि लार बनती कहाँ है? मुंह में बनती है। ठीक है, तो लार ग्रंथि देखिए सबसे पहली बात, लार ग्रंथि क्या बनाती है? तो हम कहेंगे लार ग्रंथि क्या बनाती है? लार बनाती है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब ये लार क्या होता है? तो भी जो लार है वो 2 प्रकार के द्रव होते हैं। एक तो होता है सीरमी तरल, क्या कहते हैं? सीरमी तरल। और दूसरा क्या होता है? श्लेष्मी तरल। क्या होता है? श्लेष्मी तरल। लार ग्रंथि क्या बनाती है? लार बनाती है। अब ये लार क्या है? तो भी 2 तरलों का मिक्सचर है, एक तो सीरमी तरल, एक श्लेष्मी तरल। ये जो श्लेष्मी तरल है, इस श्लेष्मी तरल को हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स भी बोल सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट क्या बोल सकते हैं? ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट का मतलब चिकना पदार्थ। आपने ऑयल या ग्रीस की बाल्टी या डिब्बों पर आपने देखा होगा, लिखा हुआ था इंग्लिश में ल्यूब्रिकेंट्स, जिसको अपन स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेह। यानी ये भोजन को चिकना बनाता है। क्या बनाता है? चिकना बनाता है। भोजन को चिकना या लसलसा बनाता है। क्या बनाता है? चिकना या लसलसा बनाता है। ठीक है भाई, अब देखिए लार ग्रंथि कहाँ होती है? तो मुंह में होती है। और इसका जो प्रमुख कार्य क्या है? लार ग्रंथि का जो प्रमुख कार्य क्या है? तो भोजन को मुंह में लेते ही, यानी भोजन के अंतर ग्रहण के समय हम भोजन को चबाते हैं, और चबाने के साथ साथ लार ग्रंथि इसमें क्या मिक्स करती है? लार मिक्स करती है। और ये लार भोजन को क्या बनाती है? लसलसा बनाती है। इसके साथ ही भोजन का पाचन भी शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भोजन का पाचन आमाशय में शुरू होता है, नहीं।
मुंह के अंदर ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है, तो इसका जवाब क्या होगा? मुख गुहा। क्या होगा? मुख गुहा या मुंह, जो भी। ठीक है, तो लार ग्रंथि जो है वो क्या काम करती है? तो लार ग्रंथि सबसे पहले तो एमिलेज तथा टाइलिन एंजाइम का स्रावण करती है। अगर आपको पूछ ले कि लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो एमिलेज और टाइलिन। ठीक है, एक और होता है, बता दें। ठीक है, अब एमिलेज और टाइलिन क्या करते हैं? ये एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में, इसको स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करते हैं। समझ में आ गई आपको? तो भोजन के अंदर जो स्टार्च है उसका पाचन किस रूप में होता है? माल्टोज में। किस रूप में होता है? माल्टोज में होता है। ठीक है, करते कौन है? एमिलेज तथा टाइलिन। स्रावित कौन करता है? लार ग्रंथि करता है। ठीक है, अगला बिंदु, लार ग्रंथि लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण करती है। लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण करती है, जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। मतलब कुल मिला के एक एंजाइम ऐसा होता है एंटीबैक्टीरियल। ठीक है ना, मान लो कोई नॉर्मल से कोई सूक्ष्म जीव है या जीवाणु है, ठीक है, जो भोजन के अंदर हमारे मुंह के अंदर आ चुके हैं, तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। तो भाई सीधी सी बात है, मुंह के अंदर कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। और उस लार ग्रंथि के द्वारा मुख्य रूप से कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। 2 एंजाइम तो एक ही काम करते हैं, एमिलेज और टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। लेकिन तीसरा एंजाइम लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ आए कुछ जीवाणु जो हमारे लिए अनुपयोगी है या ऐसा कह सकते हैं हानिकारक है, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। कौन करता है? लाइसोजाइम। ठीक है, अब ये जो लार ग्रंथि होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि। कौन सी है? कर्णपूर्व ग्रंथि। उसके बाद में आती है अधोजंभ। कौन सी? अधोजंभ ग्रंथि। और तीसरी आती है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि कहां पाई जाती है? गालों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गालों में पाई जाती है। करती क्या है? तो सीरमी तरल का स्राव करती है। क्या करती है? सीरमी तरल का स्राव करती है। देखो, लार ग्रंथि के अंदर 2 चीजें थी, एक तो था सीरमी तरल, एक था श्लेष्मी तरल। उसमें से सीरम का स्राव कौन करेगी? कर्णपूर्व ग्रंथि। अब बचा कौन? श्लेष्मी तरल। तो श्लेष्मी तरल का स्राव कौन करेगी? अधोजिह्वा। जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और
क्या करती है, देखो सीरम का स्राव किसने कर दिया, कर्णपूर ने, तो श्लेष्म का स्राव कौन करेगी, अधोजीवा। यह श्लेष्म का स्राव करती है। तो भी दो चीजें होती है लार के अंदर, तो एक तो सीरम, एक श्लेष्म। सीरम का स्राव किसने किया, कर्णपूर्व ग्रंथि ने। श्लेष्म का स्राव किसने किया, अधोजीवा ग्रंथि ने। तो ये क्या करेगी, अधोजंब यानी जबड़े के नीचे बीच वाले हिस्से में पाई जाती है अधोजंब। तो ये क्या करेगी, तो ये दोनों काम करती है। पाई कहां जाती है, जबड़े के नीचे मध्य भाग में, ठीक है। और करती क्या है, सीरम तथा श्लेष्म दोनों का स्राव करती है। सीरम तथा श्लेष्म दोनों का स्राव करती है कौन, अधोजंब ग्रंथि। तो यह है पाचन ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि लार ग्रंथि, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लार ग्रंथि अपनी पूरी हो चुकी है। अगला अपन चलते हैं अग्नाशय ग्रंथि पर। कहां चलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि पर। चलिए, देखिए भाई, इस अग्नाशय ग्रंथि का पुनः हम अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है कौन, अग्नाशय ग्रंथि। क्या है, यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, अर्थात यह, यहां लिख देता हूं, अर्थात यह अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। तो भाई सीधी सी बात है, ये अंतःस्रावी हार्मोन भी उत्पन्न करती है और बहिस्रावी भी करती है। तो देखो दोनों की बात करते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी हार्मोन, ठीक है। अंतःस्रावी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो भाई एक तो होता है इंसुलिन, ठीक है। और जो दूसरा है वो होता है ग्लूकेगॉन। क्या है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। आपको पता होगा या पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो इंसुलिन है हार्मोन, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में शुगर कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो इस अग्नाशय ग्रंथि की कुछ कोशिकाएं होती है जिनका नाम होता है लेंगर हैंस द्वीप समूह। अग्नाशयी ग्रंथि की कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जिनको कहते हैं लेंगर हैंस द्वीप समूह कोशिकाएं। उनकी अल्फा कोशिका से, कौन सी कोशिका से, अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन। और बीटा कोशिका से कौन निकलता है भाई, इंसुलिन, ठीक है।
अब बीटा कोशिका से कौन निकल गया? इंसुलिन। ये शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, वो ग्लूकोज को वापस शर्करा में बदलता है। मतलब एक तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है, दूसरा कम करता है। मतलब ये दोनों अगर बराबर मात्रा में स्रावित हो रहे हैं तब तो ठीक है, इन दोनों में से एक की भी मात्रा अगर ऊपर नीचे हुई तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा समस्या कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है भाई, तो ये अंतःस्रावी हार्मोन। अब ये मिश्रित ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी हार्मोन के साथ साथ कुछ बहिस्रावी हार्मोन या बहिस्रावी रस, ठीक है, जिनको पाचक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचक एंजाइम बोलते हैं। उनका भी क्या होता है? श्रावण होता है। तो बहिस्रावी में कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला आता है अपना एमिलेज। कौन आता है? एमिलेज। फिर आता है ट्रिप्सिन। कौन आता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है? काइमोट्रिप्सिन। कौन आता है? काइमोट्रिप्सिन। उसके बाद में आता है लाइपेज। कौन आता है? लाइपेज। ठीक है, और उसके बाद में आता है न्यूक्लिएजेज। क्या आता है? न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज ये पाचक एंजाइम है जो अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। एमिलेज का नाम हम लोग सुन चुके हैं पहले ही। कहाँ? लार ग्रंथि में। वो यहाँ पे भी होता है। तो ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसको स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइपेज जो है वो वसा को, वसा यानी फैट, वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। और जो न्यूक्लिएजेज है वो डीएनए तथा आरएनए को नाइट्रोजनी क्षार, किसमें कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजनी क्षार में कन्वर्ट करता है। देखिए आपकी बुक के अंदर ये जितने भी पाचक एंजाइम है ना, इन सबकी एक पूरी सारणी बनी है, तो उस सबको एक जगह रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लार ग्रंथि के अंदर लार ग्रंथि के पूरे एंजाइम बता दिए, अग्नाशय के अंदर ये सब आ गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आंत्रिय रस। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? आंत्रिय रस, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, ग्लूकेज वगैरह, फ्रक्टेज वगैरह। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों एंजाइम तो है ना, जो लार ग्रंथि के एंजाइम थे वो तो मुंह के अंदर ही काम में आते हैं, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि के ये जितने भी पाचक एंजाइम हैं सबके सब कहाँ काम में आएंगे? छोटी आंत में काम में आएंगे। कहाँ काम आते हैं? छोटी आंत में काम आते हैं। यानी स्रावित कहाँ हो रहे हैं? अग्नाशय में। अपना काम कहाँ करेंगे? जाकर छोटी आंत के अंदर करते। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण का होता है छोटी आंत के। ठीक है, ये अग्नाशय ग्रंथि है। इसके बाद में हम लोग आमाशय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जो आंत्रिय रस है उसके बारे में। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, ये समझ में आ गया ना एक बार? बहिस्रावी, अंतःस्रावी तो वो थे, और ये पाचक एंजाइम है। ठीक है ना, ये सभी एमिलेज,
ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लिएज धीरे आने को न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है ना, नाइट्रोजन सार नहीं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलिए इसको वापस थोड़ा कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, भोजन आमाशय के अंदर भी गया था। वैसे आमाशय एक पाचक ग्रंथि नहीं है, वैसे आमाशय एक पाचक ग्रंथि नहीं कह सकते इसको, फिर भी इसके अंदर क्या ना, भोजन का जो पाचन है वो शुरू तो मुंह से हो जाता है, लेकिन आमाशय के अंदर भोजन का आधा 50% पाचन पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की बातें देखिए। जो आमाशय है, आमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, ठीक है। अब इस जठर रस के अंदर एक तो होता है अपना HCl, क्या होता है HCl, और एक अपना होता है पेप्सिन, क्या होता है पेप्सिन, और एक अपना होता है रेनिन, क्या होता है। देखिए HCl क्या करता है, HCl क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक है। और पेप्सिन का क्या काम है, वही काम है। पेप्सिन फिर से प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टाइड में, किस में बदलेगा, पेप्टाइड में। और जो रेनिन है वो क्या करता है, वो कैसीन को पेराकेसिनेट में बदलता है। कैसीन को क्या करता है, पेराकेसिनेट में बदलता है। ध्यान से सुनना, आमाशय क्या है, जठर रस, इसमें एक तो HCl है, एक पेप्सिन है, एक रेनिन है। वैसे जो पेप्सिन है वो पेप्सिन पहले नहीं होता है, उसका नाम होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इस HCl के अम्लीय माध्यम में क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है, पेप्सिन, जो प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टाइड में बदलेगा, ठीक है। एक होता है रेनिन, जो मुख्य रूप से कहाँ होता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो कैसीन नामक प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, कैसीन नामक प्रोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है, माँ के दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माँ के दूध में पाया जाता है। और माँ का दूध कौन पिएगा, छोटा बच्चा पिएगा। और उसके पाचन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है, रेनिन है। कौन सा है, रेनिन, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आत्रीय रस पढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं आत्रीय रस। आत्रीय रस, ठीक है। देखो आत्रीय रसों के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं माल्टेज की, फिर आ जाएगा लेक्टेज, फिर आ जाएगा सुक्रेज, फिर अपना आ जाएगा लाइपेज, फिर आ जाएगा फास्फेटेज। ये मुख्य आत्रीय रस होते हैं। इनका कार्य स्थल भी कहाँ होता है, छोटी आंत। फिर से बता दूं, इनका कार्य स्थल भी कहाँ है, छोटी आंत।
अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित सभी पाचक एंजाइम अपना कार्य कहाँ के करेंगे? छोटी आंत में। और जितने भी आंत्रिय रस होते हैं वो भी कहाँ काम करते हैं? छोटी आंत में। अब माल्टेज क्या करता है? तो भाई माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। ठीक है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में। फिर है लेक्टेज, ये क्या करेगा? लेक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, फिर है सुक्रेज, ये क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, फिर लाइपेज, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्या करेगा? वसा को वसीय अम्ल में बदल देगा। फिर है फास्फेटेज, ये नया नाम है। ठीक है, ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार में बदल देता है, जो भी अपन ने पीछे पढ़ा था। ठीक है, कौन सा? न्यूक्लिएजेज। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो पाचक एंजाइम था ना, लास्ट वाला न्यूक्लिएजेज, जिसने डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदला था। अब ये फास्फेटेज क्या करेगा? इस न्यूक्लियोटाइड को किस में बदल देगा? वापस ये नाइट्रोजनी क्षार में बदल देगा। ठीक है, तो ये है आंत्रिय रस। ये अपनी कुछ प्रमुख पाचन ग्रंथियां थी। इसके अलावा अपना यकृत भी है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना, और पित्त लवण स्रावित होता है जिसके द्वारा। ठीक है, तो नॉर्मल सी ये सभी ग्रंथियां हैं। तो यहाँ आके अपना जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट्स बने होंगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छी मेहनत करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर अवश्य कीजिए, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको प्रेस कीजिए। इसके पास में घंटी का चिन्ह बना हुआ है, उसको भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे के वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।